तो अब गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो अंग्रेज तो पहले से फील्डिंग जमा के तैयार हैं। उसके पास इतने सपोर्टर्स हैं, गांधी का विरोध करने वाले इतने लोग हैं, कांग्रेस का विरोध करने वाले इतने लोग हैं उस समय, कि वहाँ पर वो गांधी की एक नहीं चलने देते। और मैं एक घटनाक्रम आपको बता रहा था कि जब गांधी वहाँ अपने सामान्य धोती और गमछा लगा के चले जाते हैं, तो वहाँ लोग उनके ऊपर हंसते हैं कि आप कैसी वेशभूषा में आ गए हो, ये सभ्य लोगों की जगह है। तो उसी समय गांधी क्या करते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं और अपना पूरा खाना सूट बूट में लगा देते हैं, है ना। गांधी को विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर बोलता था, आधा नंगा फकीर। तो वहां क्या होता है कि गांधी के साथ वो लोग राजनीतिक रूप से गेम खेल देते हैं और कांग्रेस की कोई भी बात वहां नहीं मानी जाती। तो गांधी गुस्से गुस्से में आते हैं वापस, पैर पटकते पटकते, भारत मेरी बात नहीं माने, इन लोग मेरे साथ ऐसा कर दिए। जो गांधी के आलोचक थे वो खूब उनकी बुराई किए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये महात्मा जी की राजनीतिक विफलता थी कि वहाँ गए और कुछ लेके नहीं आए। अब गांधी यहाँ आते हैं, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करते हैं। इसमें दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं बचा था। कुछ समय बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है, पूना पैक्ट 1932 का साल था 1932। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला कि जो दलित समुदाय की मांग अंबेडकर ने की थी, वो मांग ये थी कि मुस्लिमों की तर्ज पर दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जावे। ये पृथक निर्वाचन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मान्य कर दिया। अब मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से ये जाना जाने लगा। इसी को हम बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। तो आपसे प्रश्न पूछे कभी परीक्षा में कि कम्युनल अवार्ड क्या है, सांप्रदायिक पंचाट क्या है, या मैकडॉनल्ड अवार्ड क्या है, तो ये क्या है? ये एक ऐसा आदेश था जिसके तहत भारत में दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दे दिया गया था। अब गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि ये अंग्रेजों की ऐसी चाल है जिससे वो भारत को हमेशा के लिए कई टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। एक तो जब उन्होंने जहर का बीज 1906 में बोया था मुस्लिम लीग का समर्थन करके, उसके बाद 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए मान के उन्होंने भारत के विभाजन की नींव रख दी थी। गांधी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई दूसरा निर्णय हो जिससे कि भारत का विभाजन और ज्यादा प्रबल हो और भारत वर्गों में खंडित हो जाए। निर्णय पारित होने के बाद गांधी बैठ गए आमरण अनशन में। जगह थी पूना में यरवड़ा जेल। अब जेल में गांधी जी से मिलने पहुंचे अम्बेडकर। जब गांधी अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए, ऐसा लगा गांधी की मृत्यु हो जाएगी तो वर्गीय तनाव बढ़ जाएगा। तो अम्बेडकर वहां गए, गांधी और वो मिल के समझौता किए और वहीं से नींव पड़ी आरक्षण की। गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय सीटों का आरक्षण करना चाहिए। कुछ सीटें ऐसी हों जिसमें दलित वर्ग को आरक्षण का प्रावधान हो, मतलब दलित प्रत्याशी वहां से चुनकर आ सकता है। तो ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद गांधी को यह अनुभव हुआ कि दलित वर्ग का इतना प्रबल विरोध क्यों, आखिर क्यों दलित वर्ग, मूल जो हमारा आंदोलन था, जो अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का आंदोलन था, उससे दलित वर्ग के कुछ नेता क्यों कट रहे हैं। जैसे अंबेडकर ने गांधी को समझने का प्रयास किया, वैसे ही गांधी ने अंबेडकर को भी समझने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में गांधी अपना अगला जीवन, आने वाला समय हरिजन उत्थान को समर्पित करेंगे। गांधी के द्वारा एक अखबार चलाया जाएगा जिसका नाम था हरिजन। हरिजन मतलब पीपल ऑफ गॉड। और एक संघ बनाया जाएगा जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। इसके बाद गांधी पूरे देश की यात्रा करेंगे अछूतोद्धार को बढ़ाने के लिए, छुआछूत की परंपरा को जड़ से मिटाने के लिए। इसी क्रम में 1933 में गांधी जी 22 नवंबर से 28 नवंबर तक छत्तीसगढ़ की भी यात्रा करेंगे।
अब गांधी जी ने ये स्टैंड अपना लिया। अच्छा, गांधी जी का एक अखबार हम पकड़ लिए, हरिजन। और कौन कौन से अखबार इन्होंने संपादित किए थे? तो एक था इनका पहला अखबार था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये साउथ अफ्रीका से ही संपादित करते थे। इंडियन ओपिनियन के बाद आया यंग इंडिया और नवजीवन। यंग इंडिया था इंग्लिश में और नवजीवन था गुजराती में। दोनों आए 1919 में। अब जब इनका अछूतोद्धार आंदोलन शुरू हो गया, अब भारत की परिस्थितियां बदल रही हैं। 1934 में गांधी को लगता है कि वो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं है, कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 1936 में गांधी की फिर से वापसी होती है, जब जवाहरलाल नेहरू, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था लखनऊ सम्मेलन। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी फिर से कांग्रेस में वापस आते हैं। उसके बाद 1938 का समय आता है, जब हरिपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में फेमस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस समय आते आते सुभाष चंद्र बोस और गांधी का वैचारिक मतभेद खाई का रूप ले चुका था और गांधी सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से पूर्णतः असहमत थे। इसी कारण उन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के चुनाव में बोस के विरुद्ध अपना प्रत्याशी उतारा, पट्टाभी सीतारमैया। बोस चमत्कारिक रूप से इस चुनाव को जीत गए और गांधी ने माना कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। यहां से बोस और गांधी के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि बोस को लगने लगा कि अब वो बिना गांधी के समर्थन के कांग्रेस में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस की लीडरशिप थी सभी गांधी को सर्वमान्य नेता के रूप में मानती थी और बोस जो थे वो कांग्रेस के अंतर्गत लेफ्ट विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख वामपंथी विचारों के नेता थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ये सारे समाजवादी या वामपंथी विचारों के समर्थक थे। अब सुभाष चंद्र बोस अलग हो जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, आगे उनकी कहानी INA में जाएगी, आजाद हिंद फौज में जाएगी, जहां वो बर्लिन रेडियो से गांधी को क्या कहेंगे? फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो गांधी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अब यहां से गांधी एक नई भूमिका में आने वाले हैं। विश्व युद्ध 2 शुरू हो गया 1939 में। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलेगा। विश्व युद्ध 2 जब शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि हमको सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने बिना भारत से पूछे भारतीय सेना को विश्व युद्ध 2 में शामिल कर दिया। अब भारत के अंदर इसका विरोध हुआ, तो भाई भारत का युद्ध थोड़ी ना है, अगर अंग्रेज भारत में शासन कर भी रहे हैं तो भी ये भारतीय अंग्रेजों का युद्ध थोड़ी ना है, ये तो इंग्लैंड का युद्ध, तो भारत इसमें क्यों पार्टिसिपेट करेगा? तो इसका विरोध जब हुआ तो उसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। गांधी से आशा की गई कि आप तुरंत एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करें, लेकिन गांधी ने बोला नहीं, मुझे पहले अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अंग्रेज बुरे जरूर हैं लेकिन जर्मनी और इटली और जापान ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरे हैं। उस समय जापान अपने युद्धबंदियों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करता था। इटली नाजी पार्टी के अंतर्गत अपने देश में रह रहे जीव लोगों का नरसंहार करने में व्यस्त था। सॉरी, जर्मनी में नाजी पार्टी थी, इटली में मुसोलिनी था, जिसकी फिर से भी चर्चा हुई है, क्योंकि इटली में जो अभी सरकार आई है वो मुसोलिनी की समर्थक है। तो मुसोलिनी के विचार को बोला जाता है फासीवाद। फासीवादी पार्टी थी इटली में, जर्मनी में नाजीवादी पार्टी थी, जापान में इसी तरीके से एक कट्टरपंथी सरकार थी, कट्टरपंथी विचारधारा थी जो अपने विरोधियों को बुरी तरीके से उनका दमन करते थे। तो गांधी का मानना था कि यार ग्रे इन द ब्लैक, मतलब अगर काला है तो उसके बीच में हमको कम काले को चुनना पड़ेगा। तो अंग्रेजों का भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो लोग गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं। 1942 आते आते गांधी का ये विचार भी गलत सिद्ध हो गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है, एक महान व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन में कई बार अपने विचार बदलता है।
समय के साथ वो जो नया सीखता है उसको ऐड करने की, उसके हिसाब से अपने विचारों को बदलने की उसके अंदर हिम्मत रहती है। तो गांधी ने 1942 में इस बात को स्वीकार किया कि अंग्रेज हमारा कोई भला नहीं कर सकते, कुछ दिन में जापानी हमारे देश में आक्रमण कर देंगे और हम फिर जापान के गुलाम हो जाएंगे। यहाँ से शुरू होती है भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी ने अपनी चौरी चौरा की गलती को ठीक किया। उन्होंने कहीं भी एक शब्द अहिंसा का नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि चाहे आप जिस रास्ते को अपनाओ। 8 अगस्त 1942 गांधी ग्वालियर टैंक से संबोधित करते हैं देश को और बोलते हैं कि आप कोई भी रास्ता अपनाओ, किसी भी तरीके से मुझे गुलामी का सूरज नहीं देखना है। या तो आप आजादी दिला देना या तो आजादी दिलाने के प्रयास में अपने आप को समर्पित कर देना। डू और डाई, करो या मरो। 42 से 43 तक भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। पहली बार इस आंदोलन के दौरान हमको देखने को मिला कि जो सैनिक वर्ग उनका वफादार हुआ करता था, जो अधिकारी वर्ग उनका वफादार हुआ करता था, वो सारे के सारे विरोध में आ रहे हैं। तो यह आंदोलन 1943 तक चला। उसके बाद इसका दमन कर दिया गया। 1943 में इस दमन के विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया। अनशन गांधी की विचारधारा का, उनकी राजनीति का, उनके अपनी बात को मनवाने का एक प्रमुख हथियार था, जिसके तहत वो मानते थे कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप सामने वाले को कष्ट न दे करके स्वयं को कष्ट दो। आपके कष्ट से सामने वाले को भी कष्ट होगा। अब इसके बाद का जो समय था, यहाँ एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम होगा। गांधी बहुत तेजी से अप्रासंगिक होते जाएंगे और हम लोग स्वतंत्रता की तरफ तेजी से बढ़ते जाएंगे। हमको दिख रहा था कि अंग्रेज लगातार कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका का दबाव उसके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अंग्रेज इस स्थिति में नहीं है कि भारत के शासन को कंटिन्यू कर सकें। सत्ता हस्तांतरण की कवायदें तेज हो गई। अब इस पूरी कवायद में गांधी को दूर रखा जाने लगा। कहीं ना कहीं गांधी यहीं पर से देश से अप्रासंगिक होने लगे और वो लग गए कि भारत में जो सांप्रदायिकता का, वैमनस्यता का, हिंदू मुस्लिम तनाव का जहर फैला हुआ था, कैसे उस जहर को समाप्त किया जाए, कैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे को स्थापित किया जाए। और वो जगह जगह हो रहे दंगे में लोगों का उपचार करने में, लोगों को मना करने में लग गए। 15 अगस्त 1947 की रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में भारत का तिरंगा झंडा लहराया, स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा लहराया, स्वतंत्र और संप्रभु भारत का तिरंगा झंडा लहराया, तो इसकी स्वतंत्रता के आर्किटेक्ट, इसकी स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी कलकत्ता में हो रहे दंगों के खिलाफ लोगों को समझाने का काम कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जो कि गांधी की राजनीति से, उनकी विचारधारा से असहमत था, उसने गांधी को निहत्थे पाकर उनके आश्रम में उनके ऊपर 3 गोलियां दागी और यहाँ से गांधी नाम के एक युग का अंत हो गया। 30 जनवरी 1948 को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नाथूराम गोडसे के बारे में आपका जो भी विचार हो, मेरा विचार ये है कि अगर आपको गोली मारना था तो क्या आप उस सशस्त्र सुसज्जित वायसराय को गोली मारने की हिम्मत रखते थे? आपने उस व्यक्ति को गोली मारी जो व्यक्ति निहत्था था, जिसका हथियार ही अहिंसा था, और आपने वो कर दिखाया जो 50 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई गांधी को गोली मारने की, और आपकी हिम्मत कि आपने उस व्यक्ति को गोली मार के किस्सा खत्म, नो डिस्कशन, किस्सा खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठा कि आने वाला भारत किस दृष्टिकोण से चलेगा। गांधी का सपना क्या था? गांधी भारत को एक आत्मनिर्भर देश, एक स्वतंत्र गांवों का देश देखना चाहते थे। उनका विचार था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी का विचार था कि पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, और हमने उनको उनकी मेहनत का, उनके बलिदान का पुरस्कार दिया कि हमने अपने पंचायती राज को डाल दिया डीपीएसपी में, मतलब एक मार्गदर्शक सिद्धांत। सरकार का मन करे तो लगाए, सरकार का मन नहीं करे तो मत लगाए। 40 साल तक माथापच्ची करने के बाद समझ में आया
अगर गांव का विकास करना है तो पंचायतों को लाना पड़ेगा। आज लगातार हम पंचायतों को सशक्त करने की बात करते हैं, संविधान में हमको डालना पड़ा उस चीज को। आज पेशा एक्ट की बात होती है जहां पंचायतों को एक सरकार के रूप में अधिकार दिया जा रहा है। इसी तरीके से हस्तशिल्प के बढ़ावे की बात गांधी करते थे। इसी तरीके से आत्मनिर्भरता की बात, स्वदेशी की बात, आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। गांधी उस समय स्वदेशी की बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे। गांधी उस समय अहिंसा की बात करते थे। आज हमारी सरकार वैश्विक मंच से बोल रही है कि आज का युग 2022 जब हथियारों की दौड़ चल रही है, आज का युग युद्ध का युग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बल्कि ये डायलॉग का, वार्ता का, शांति का युग है। तो हमको आज एक देश के रूप में सोचना होगा कि उस समय, उस कालखंड में पैदा हुआ, उस कालखंड में काम करने वाला व्यक्ति क्या आज वर्ष 2022 में भी प्रासंगिक है, और अगर प्रासंगिक है तो क्या हम इतना कष्ट करें कि उसके जीवन को एक झलकी अपनी आंखों से जरूर देखें, कुछ अच्छी किताबों से जरूर पढ़ें, न कि YouTube के कुछ वीडियो से कि आइए ऐसी घिनौनी 10 बातें बताते हैं जो गांधी ने की थी, आइए गांधी की सबसे बड़ी गलती बताते हैं। भाई, जो व्यक्ति देश को आज़ादी दिलाने का मादा रखता है वो व्यक्ति क्या अपने जीवन में कोई गलती नहीं करेगा? और क्या हम अगर सभी व्यक्तित्व का इसी तरीके से परीक्षण करें तो सभी की गलतियां गांधी से कम होंगी? ये विचार करने का समय है।